हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने बात की थी माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। उसके बाद में हमने बात की थी इन्फेक्शन कंट्रोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में। सबसे पहले ना अपन देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनके बाद में बात करेंगे पेपर पैटर्न की कि पेपर पैटर्न कैसे आएगा और हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस। देखो, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग का थर्ड सेमेस्टर का एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में आता है। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड जो होता है वो फोर्थ सेमेस्टर में आता है। अब इसमें एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो होती है वो 75 नंबर की आती है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में अपन को कितने सिलेबस पढ़ना है और क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है सिलेबस में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। उसके बाद में ऑपरेशन थिएटर का चैप्टर है। उसके बाद में कॉमन साइन और सिम्टम का चैप्टर। उसके बाद में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के चैप्टर है। उसके बाद में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर वाला चैप्टर है। उसके बाद में ब्लड और कार्डियोवास्कुलर है। उसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम, स्किन डिसऑर्डर, मसल्स डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल और कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये 10 ही चैप्टर है आईएनसी के सिलेबस में जो अपन को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं और इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। अब अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो इंट्रोडक्शन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो वुंड हीलिंग का ही बनता है। बाकी इंट्रोडक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, ओनली फॉर वुंड हीलिंग का बनता है। वुंड हीलिंग का भी क्वेश्चन कैसे बनता है, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। अपन को पता है वुंड हीलिंग 2 टाइप से होती है, प्राइमरी यूनियन और सेकेंडरी यूनियन। जब कट स्मॉल होता है और जो एड्स जो होते हैं वो ज़्यादा वाइड नहीं होते तब प्राइमरी यूनियन होता है। जब एड्स जो होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं तब सेकेंडरी यूनियन होता है। तो इसमें वुंड हीलिंग ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी यूनियन से। और मोस्टली ये बार बार रिपीटेड हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। आप मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, मैंने सारे पेपर अपलोड कर रखे हैं, एमएसएन के, माइक्रोबायोलॉजी के, सबके। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर ओटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपन को पढ़ना तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ती है, बहुत सारी तो नहीं कह सकते, ऐसे जनरल सेटअप, फिजिकल सेटअप फॉर ऑपरेशन थिएटर और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स और रोल ऑफ नर्स मतलब फंक्शन ऑफ नर्स। तो इसमें क्या होता है, रोल ऑफ नर्स। ऑपरेशन थिएटर में 3 टाइप की नर्स होती है, सर्कुलेटिंग नर्स, स्कर्व नर्स और हेड नर्स। हेड नर्स होती है, उसके बाद में सर्कुलेटिंग नर्स, उसके बाद में स्कर्व नर्स होती है जो ऑपरेशन में मेन रोल प्ले करती है फिजिशियन के साथ में। तो इसमें हमें रोल ऑफ नर्स को याद करना होता है, रोल ऑफ नर्स या फंक्शन ऑफ नर्स, जिसमें 3 टाइप की नर्स होती है। तो इसको इसके रिगार्डिंग अपन को याद करके चलना है। उसके बाद में फिजिकल सेटअप ऑफ ओटी। ओटी के लिए फिजिकल सेटअप के जैसे ऑपरेशन थिएटर को ऊपर वाले फ्लोर के लिए प्रीफरेबल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पीपल होते हैं ना वो कम आ पाते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे एसेप्सिस मेंटेन हो पाता है, लोगों का आना जाना नहीं होना चाहिए। प्रॉपर फ्लोर जो होते हैं वो मतलब ब्रेकेबल मटेरियल से नहीं बने होने चाहिए, वॉशिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वहाँ पे एसेप्सिस स्टेरिलाइजेशन मेंटेन होना चाहिए। वहाँ पे जितने भी मतलब ओटी में काम करने वाले पर्सन है, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एनेस्थेटिक्स हो, उन सारों के लिए मतलब प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये फिजिकल सेटअप में आता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन थिएटर में 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, रोल ऑफ नर्स और फिजिकल सेटअप ऑफ ऑपरेशन थिएटर। उसके बाद में कॉमन साइन और सिम्टम। कॉमन साइन और सिम्टम में अपन को पढ़ना होता है हाइपोवोलीमिया और हाइपरवोलीमिया। उसके बाद में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है जैसे सोडियम, पोटेशियम, हाइपोसोडियमिया, हाइपर पोटेशियम, ऐसे मतलब वो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है। और जनरल डेफिनेशन को पढ़ना पड़ता है, ऑस्मोसिस क्या है, ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद में शॉक आता है, शॉक के टाइप क्या है, सेप्टिक शॉक, हाइपोवोलिमिक शॉक। तो शॉक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद में मैकेनिज्म, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक आती है। शॉक की पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है, जैसे प्राइमरी स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज, कंपनसेट स्टेज, और उसके बाद में मतलब अब शॉक ठीक नहीं हो सकता और मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर हो जाते हैं तो वो स्टेज आ जाती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है हाइपोवोलीमिया और हाइपरवोलीमिया भी बन सकता है, लेकिन अपन हाइपोवोलीमिया और हाइपरवोलीमिया को टैकल कर लेंगे, क्योंकि हाइपरवोलीमिया की कंडीशन में क्या हो जाएगा, इडीमा हो जाएगा, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा।
और हाइपोवोलीमिया के अंदर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, तो उस क्वेश्चन को अपन हैंडल कर सकते हैं। लेकिन शॉक की मैकेनिज्म जब आती है ना, मैकेनिज्म ऑफ शॉक, शॉक में क्या होता है, जो अपने वाइटल ऑर्गन होते हैं या बॉडी के अदर ऑर्गन होते हैं उनको प्रॉपर परफ्यूजन नहीं हो पाता, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, तो वो कंडीशन शॉक की कंडीशन होती है। इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके मैकेनिज्म और टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सेप्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, तो ये चीज आती है शॉक में। इसमें कॉमन साइन और सिम्टम। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, इसमें से रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव और कार्डियोवास्कुलर, इनमें से बड़े क्वेश्चन आते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में वुंड हीलिंग वाला है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ओटी में भी 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक बार आ रखा है प्रीवियस ईयर में, कंप्लीट 10 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें ऑपरेशन थिएटर को कंप्लीट पूछ रखा है, इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, रोल ऑफ नर्स क्या है, और इसमें काम करने वाली वर्किंग टीम कौन कौन सी होती है। बाकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं ना, इनसे ही बड़े क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स क्या है, न्यूमोथोरेक्स के टाइप्स क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, वो चीज होती है। और न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, मेनली जो अपनी प्लूरल कैविटी होते हैं ना, वहाँ पे फ्लूइड फिल होता है। न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में क्या हो जाता है, एयर फिल हो जाती है, तो वो चीज़ हो जाती है न्यूमोथोरेक्स, क्योंकि मेनली तो फ्लूइड फिल होता है और जब एयर फिल हो जाती है तो वहाँ पे क्रिपिटेशन हो जाता है, तो वो चीज़ होती है न्यूमोथोरेक्स। उसके बाद में कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव प्ल्यूमिनरी डिजीज इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव प्ल्यूमिनरी डिजीज में क्या होता है, 3-4 डिजीज होती है, 3 डिजीज का कॉम्बिनेशन होता है, कोरोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और एक डिजीज होती है, और कोरोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, एक और होती है जिसमें मतलब आर्टरी जो हो जाती है उसका परमानेंट कॉन्सोडाइलेशन हो जाता है, तो उसका भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। कोरोनिक डायलाइटेशन ऑफ आर्टरी हो जाता है। एक तो कोरोनिक ब्रोंकाइटिस, उसके बाद में अस्थमा, एक और होती है उसका मेरे को नाम याद नहीं है, बट उन सारी चीज़ों को लिखना और उन पे एनसीपी बनाना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्पोर्टेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी बड़ा क्वेश्चन ही आता है, जैसे रेस्पिरेटरी से आया है तो इसमें इम्पोर्टेंट है डाइजेस्टिव वाले में लीवर सिरोसिस, कोलियोलिथियासिस। लीवर सिरोसिस क्या होता है, लीवर के टिश्यू का स्कारिंग हो जाता है लॉन्ग टाइम तक, मतलब ब्लड सप्लाई या फिर फैट डिपोजिशन या एल्कोहल के यूज की वजह से, तो लीवर सिरोसिस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कोलियोलिथियासिस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। कोलियोलिथियासिस में क्या होता है, कैल्शियम वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है, जो अपनी गोल ब्लेडर होता है ना, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है ब्लड और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ब्लड और कार्डियोवास्कुलर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड के अंदर से तो एक ओनली फॉर एनीमिया का क्वेश्चन आ सकता है। एनीमिया क्या है, एनीमिया के टाइप्स क्या है, या फिर कोई स्पेसिफिक एनीमिया, जैसे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है, ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5 नंबर में भी, 2 नंबर में भी। लेकिन जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, इसमें से इम्पोर्टेंट होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। इसमें से तो सारे इंपॉर्टेंट है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन और भी मतलब एंजाइना पेक्टोरिस, जितने भी है हार्ट वल्वुलर डिजीज, वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो बड़े क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। और मोस्टली बड़े क्वेश्चन तो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव में से एक तो आ ही जाएगा, क्योंकि 2 बड़े क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 आते हैं, उनमें से डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी में से तो 100% आएगा। इसलिए आप इनको 5-5 नंबर की तरह भी प्रिपेयर कर सकते हो कार्डियोवास्कुलर वाले को। उसके बाद में एंडोक्राइन में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, या फिर हाइपरथायराइडिज्म क्या है, उसके कॉमन साइन सिम्टम जितने भी है, डेफिनेशन, टाइप, कोजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट, ये सारा आ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन का। एंडोक्राइन में से 5 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है। कभी कभी जैसे डायबिटीज मेलाइटस हुआ, इसमें बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे डेफिनेशन, टाइप्स, कोजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट, फार्मेकोलॉजिकल, नॉन फार्मेकोलॉजिकल, नर्सिंग इंटरवेंशंस, ये सारे आ सकते हैं। इसकी इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोराइसिस और एलोपेशिया। सोराइसिस प्रीवियस ईयर में 5 बार रिपीट हो चुका है, सबसे ज़्यादा रिपीटेबल क्वेश्चन है सोराइसिस।
सोराइसिस में क्या होता है, जो स्किन होती है वो जल्दी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल जो स्किन का प्रोलिफिकेशन होता है उससे 5 से 7 गुना ज़्यादा हो जाता है अपनी स्किन का प्रोलिफिकेशन, जिसकी वजह से वो स्किन ऐसे रेड रेड सी हो जाती है। वो कंडीशन होती है सोराइसिस। वाइट स्केली पैचेज ऑन दी स्किन हो जाते हैं सोराइसिस की कंडीशन में। उसके बाद में एलोपेशिया। एलोपेशिया की कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली जहाँ से हेयर ग्रोथ होता है वहाँ से हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो कंडीशन होती है एलोपेशिया की। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में मस्कुलोस्केलेटल में इम्पोर्टेंट है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस भी अब 2 प्रकार का होता है, एक्यूट और कोरोनिक। एक्यूट में सेप्टिक अर्थराइटिस, कोरोनिक में रूमेटिक अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, और एक और टाइप होता है अर्थराइटिस का, वो 3 होते हैं कोरोनिक अर्थराइटिस में। तो अर्थराइटिस और अर्थराइटिस के टाइप सबसे इम्पोर्टेंट है मस्कुलोस्केलेटल में। उसके बाद में कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे इम्पोर्टेंट है टाइफाइड। टाइफाइड इम्पोर्टेंट है। टाइफाइड फिकोरल रूट से जब इंजेस्ट कर लेते हैं तो अपने इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, वो टाइफाइड है। उसके बाद में herpes zoster। बच्चों में तो herpes zoster एक वायरल डिजीज है, जब बच्चों में होती है तो चिकन पॉक्स होता है, जब एडल्ट में होती है तो इसको herpes zoster बोलते हैं। इसके साथ में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, पर ये इनमें से ऐसे है कि 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। बड़े क्वेश्चन तो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव में से ही बनेंगे, इसलिए ज़्यादा फोकस इन पर करना होता है। बाकी कम्युनिकेबल डिजीज बैक्टीरियल वायरल ये भी हो सकती है। एक और है मलेरिया। मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया और लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया ये भी कम्युनिकेबल डिजीज में ही आता है, तो एक मलेरिया को याद कर लेना। मलेरिया का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है इसमें, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मलेरिया भी इम्पोर्टेंट है और डेंगू भी इम्पोर्टेंट है। डेंगू और मलेरिया को भी एक बार देख लेना, उसमें भी मलेरिया में लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया इम्पोर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं पास होने के लिए कितना पढ़ना है और पेपर पैटर्न क्या है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दी, इनमें से 100% है कि क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे, चाहे आप जितने बता रखे हैं ना उतने क्वेश्चन भी करके चले जाना, पास तो हो ही जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन फिर भी पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखो पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर पैटर्न क्या रहता है एमएसएन के लिए। ये प्री यूनिवर्सिटी का पेपर है, उसमें पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं अपन एमएसएन के एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो इसमें इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका। अब पेपर पैटर्न में ये होता है 75 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे बड़े वाले, 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे 15-15 नंबर के। उनमें से देखो एक मिनट मैं बता देती हूँ आपको कि पेपर पैटर्न कैसे आएगा। बड़े क्वेश्चन आएंगे, 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे, 3 बड़े क्वेश्चन आएंगे 15-15 नंबर के। उनमें से हमें 2 क्वेश्चन करने हैं एमएसएन में। तो टोटल देखो 75 मार्क्स का पेपर है, अपन ऐसे समझते हैं टोटल कितने मार्क्स का पेपर है, 75 मार्क्स का पेपर है। उनमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से अपन को 2 क्वेश्चन करना है। पर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 नंबर का, तो 30 नंबर तो यहाँ पे ही आ गए अपने। 15-15 दूनी 30 हो गए, तो 30 नंबर तो यहाँ पे आ गए। 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से देखो यहाँ पे आ रखा है लिवर सिरोसिस, सीओपीडी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑस्टियोपोरोसिस का। तो आप खुद समझ लो, अब सीओपीडी और लिवर सिरोसिस तो अपन को आ ही जाएगा, तो 2 क्वेश्चन करने, तो 30 नंबर तो अपने यहाँ पे ही बन गए। 75 का आधा कितना होता है, अपन को लाने तो आधे नंबर होते हैं ना, तो 30 नंबर यहाँ पे हो गए। उसके बाद में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट नोट्स में। ये तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स के 6 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 5 करना होता है, और पर क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है। तो ये कितने हो गए 25 नंबर के यहाँ पे हो गए, तो प्लस 25। उसके बाद में आते हैं वेरी शॉर्ट वाले भी 6 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से अपन को 5 करने होते हैं। 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 5 करने, और पर क्वेश्चन कितने नंबर का है 2 नंबर का, तो ये कितने हो गए 10 हो गए, प्लस 10 नंबर कर दो। उसके बाद में प्लस हो जाता है अपने 10 नंबर के एमसीक्यू आए हुए हैं, तो 10 नंबर के एमसीक्यू आ जाते हैं। तो टोटल कितने नंबर हो गए 30, 40, 50 के बाद में 75 नंबर हो गए। तो ऐसे आते हैं 75 नंबर। अब आपको डर है कि पास होने के लिए कैसे पढ़े, कैसे नंबर आएंगे, तो 10 के एमसीक्यू तो सही कर ही देना, तो 10 नंबर यहाँ से आ गए प्लस। अब देखो 30 नंबर के बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 2 करना है, 15 नंबर के आएंगे। तो इनमें अगर अपन मान के भी चले ना, तो दोनों क्वेश्चनों को मिला के चलो आपके 15 नंबर आ गए, तो मान के चला यहाँ पे 15 नंबर आ गए, प्लस 25 के ये आएंगे
लॉन्ग ऐसे शॉर्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के। अगर यहाँ पे भी अपन 15 मान के चले ना, 15 नहीं तो चलो 10 मान के चल लेते हैं कि अपने 10 नंबर यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे 10 के अपन मान के चल लेते हैं हाफ के हाफ यहाँ पे आ गए। तो टोटल कितने हो गए? 10, 20, 30, उसके बाद में 40 नंबर। 40 नंबर, 40 पास होने के लिए चाहिए नहीं, 38 चाहिए, 38, 39, 40 तो कितने हो गए? 80 हो गए। और अपन को पास होने के लिए कितने चाहिए? आधे नंबर चाहिए। तो आराम से आप पास हो जाएंगे। मैंने मिनिमम रेंज मान के चली है कि इतने तो आएंगे ही आएंगे। अब 30 नंबर के बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से अपने 15 तो आएंगे ही आएंगे, ज़्यादा नहीं मान के चले। तो अपन मान लेते हैं दोनों क्वेश्चनों में 15 आएंगे।